सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक लाइव टीवी, सच सबसे आगे। एक बड़ी खबर, जो गरीब या दिहाड़ी मजदूर दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ, अलीगढ़, गाजियाबाद जैसी जगहों पर फंसे हुए हैं, उन्हें उनके घरों, गांव, कस्बों तक पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश प्रशासन ने 1000 बसेस का इंतजाम किया है। एक स्वागत योग्य कदम, मगर इन दिहाड़ी मजदूरों, गरीबों की समस्याएं बदस्तूर बनी हुई हैं। यह सवाल भी पूछना बहुत जरूरी है कि आखिर यह प्लानिंग इतनी खराब क्यों थी। स्वागत है बेबाक के एक और एपिसोड में। मैं अभिसार शर्मा। तो अब तो टेलीविजन पर रामायण फिर से प्रसारित हो रहा है। अब तो सारी समस्याएं कोरोना से जुड़ी हुई सब छूमंतर हो जाएंगी, सब भाग जाएंगी। आपको अंदाजा है कि आज की तारीख में सड़कों के रास्ते ये जो भीड़ जा रही है अपने गांव की तरफ, पैदल 200 से 400 किलोमीटर का सफर तय करते हुए, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कभी आपने सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री ने ताली बजाने के लिए तो 4 दिन का समय दिया, मगर यह जो भीड़ जो आज की तारीख में परेशान हो रही है, इन्हें सिर्फ 4 घंटे का वक्त दिया। जब सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया था, क्या सरकार के जहन में यह बात आई थी कि शहर के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नाकाफी है, शहर के अंदर जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, लिहाजा इनका इंतजाम किया जाए? क्या कभी आपने ऐसा सवाल किया था? आपने तो सवाल उस वक्त भी नहीं किया था जब एक शख्स ने नोटबंदी के बाद यह वादा किया था कि अगर 50 दिन के अंदर हालात पैदा नहीं हुए ठीक, तो बता देना, मैं चौराहे पर पहुंच जाऊंगा। वो सूना चौराहा आज भी आपका इंतजार कर रहा है कुछ सवालों के जवाब देने के लिए, मगर आज भी आप एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस नहीं कर सकते। और हो क्या रहा है इस देश में? इस देश के अंदर यह हो रहा है, आपके सामने देश के सूचना और प्रसारण मंत्री जो अपने घर में एक राजा की तरह बैठ के रामायण का प्रसारण देख रहे हैं। इसकी इतनी आलोचना हुई है दोस्तों कि सूचना और प्रसारण मंत्री को अपना यह ट्वीट डिलीट करना पड़ा, इसे हटाना पड़ा। क्यों आप जानते हैं? क्योंकि मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर एक एक्सीडेंट होता है, 7 मजदूर रास्ते से जा रहे होते हैं, जिनमें 4 की मौत हो जाती है, 3 की हालत गंभीर है। कभी आपने सोचा है कि यह शख्स जिसे बड़ी मुश्किल से खाना मिला, वो रो क्यों रहा है? देखिए इसकी रुदाली। पहुंच जाएंगे आप, रोइए मत, पहुंच जाएंगे आप। अरे भैया रोइए मत, आप परेशान ना होइए, आप पहुंच जाएंगे घर ना। अरे पागल हो गया, खा लीजिए, आप पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी आपने सोचा है कि जम्मू के सांबा में एक बुजुर्ग को वहां की पुलिस इतनी बेरहमी से पीट रही है जो सड़क पर आ गया था? मुझे नहीं लगता कि यह बुजुर्ग मटर गश्ती करने के लिए सड़क पर आया होगा, और मैं नहीं जानता हूं कि यह बुजुर्ग आतंकवादी है कि पुलिस इतनी बेरहमी से इसे पीट रही है। इसकी ढेरों मिसालें सामने उभर कर आ रही हैं, और हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं मैं आपको बताता हूं। हमारी प्राथमिकताएं हैं रामायण। आपके सामने यह चैनल टाइम्स नाउ, यहां पर वो आड़े हाथों ले रहा है कांग्रेस को कि साहब, कांग्रेस को क्या आपत्ति है रामायण फिर से दिखाए जाने को लेकर। सिलसिलेवार तरीके से देखिए, एक के बाद एक स्क्रीनशॉट्स। इस चैनल ने पूरा एक डिबेट चलाया रामायण के मुद्दे पर, एक ऐसे वक्त जब एक बहुत ही जबरदस्त ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, एक मानवीय संकट हमारे सामने है। ये न्यूज चैनल्स क्या कर रहे हैं? वो रामायण पर बहस कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे साथ इस शो में 2 खास मेहमान भी जुड़ेंगे। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मेरे साथ मनोज झा होंगे और कांग्रेस की तरफ से गौरव वल्लभ। उनसे भी मैं बात करूंगा, मगर उससे पहले आप गौर कीजिए प्रसार भारती के, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र प्रसार भारती के इस ट्वीट पर। प्रसार भारती यह कह रहा है कि हम आपका स्वागत करते हैं
कि रामायण देखते हुए आप अपने शॉर्ट्स हमें एसएमएस करें या ट्वीट करें। सरकार की प्राथमिकताएं। आज मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाह रहा हूं सरकार से। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होती है और वहां पर 2 से 2.5 लाख लोग जुटते हैं, तो उनके लिए तो बड़ी तादाद में बसेस का इंतजाम होता है, बड़ी तादाद में बसेस का इंतजाम होता है, और ये लाखों लोग अलग अलग शहरों से लेकर लाए जाते हैं इन रैलीज में। खुद भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनाइजर्स इस बात को जानते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आपने फैसला किया था 21 दिन के लॉकडाउन का, तब क्या आपके जहन में था कि ये लोग जो सड़क पर चल के जा रहे हैं, इनको बसों की जरूरत पड़ेगी? और जिस तरह से आप अपनी रैलीज में लोगों को बसों में भर भर के लाते हैं, इसी तरह से इन्हें बसों में भर के इनके घरों तक पहुंचा देते। बताइए। आपकी स्क्रीन पर कांवड़िए। मैं शिव भक्त हूं दोस्तों, लिहाजा जब मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को कांवड़ियों पर इस तरह से पुष्प वर्षा करते देखता हूं तो बहुत अच्छा लगता है। हां, दुख तब होता है जब कांवड़िए जो हैं हद से बाहर हो जाते हैं और आम जो चलने वाले लोगों के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे तब भी बहुत खुशी होती है जब कांवड़िए जो 200-250 किलोमीटर चलकर जा रहे होते हैं, उनके लिए पंडाल लगाए जाते हैं सड़क पर। मैं फिर आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपने गलती कर दी सो कर दी, मगर जो ये तमाम गरीब लोग दिल्ली से आजमगढ़ जा रहे हैं या 400-400 किलोमीटर चल के जा रहे हैं, एक औरत है, इस औरत को देखिए, ये अपने 2 बच्चों के साथ जा रही है। वीडियो देखिए, अपने आप में हृदय विदारक है। देखिए। पब्लिक का धरती इलाके से दब गया। कहाँ है? चलो कड़ी कड़ी नदी। अरे खराब नहीं है, दबा गया है। पेट देवे तो क्या खावे बता? अब कल कुछ मिलेगा भी नहीं, दुकान बंद है। तो यही समझ ले अपने दिमाग में। गए अंकल। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिस तरह से आप कांवड़ियों के लिए इंतजाम करते हैं, आपने इन गरीबों के लिए इंतजाम किया? मैं आगे आपको बताऊंगा कि यह मामला किस कदर गंभीर हो रहा है। अब हम तीसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने जो हॉस्पिटल टास्क फोर्स बनाया है, उनके एक मेंबर गिरधर ज्ञानी, उन्होंने क्या कहा है मैं आपको बताऊंगा। बहुत चिंताजनक बात उन्होंने कही है। मगर इस वक्त मेरे साथ ये 2 खास मेहमान हैं। मेरे साथ हैं गौरव वल्लभ कांग्रेस से, मेरे साथ हैं मनोज झा आरजेडी से। सबसे पहले मनोज झा से मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो हुजूम इस वक्त हम सड़कों पर देख रहे हैं, क्या केंद्र सरकार इसे सलीके से मैनेज कर सकती थी? ये जो लोग परेशान कर रहे हैं, क्या परेशान हो रहे हैं, क्या केंद्र सरकार को उनकी सुध नहीं लेनी चाहिए थी? देखिए अभिसार जी, बात यह है कि जब कोरोना वायरस को लेकर के इतनी सामूहिक चिंता थी, तो मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, कोई आलोचना के दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूं, ये जो लाखों लोग पलायन करके अलग अलग राज्यों में थे, क्या ये हमारी संवेदना और सरोकारों में इन्हें शामिल नहीं करना चाहिए था? इनकी कोई चिंता नहीं, इन्हें कोई डर या खौफ नहीं। मुसीबत के समय जब इनके पास कुछ भी नहीं था, सब कुछ तहस नहस है, कोहराम है, इनके पास एकमात्र चीज बचा था, घर। शायद घर की अवधारणा से लोग वाकिफ नहीं है, जो नीति निर्धारक है। मैं समझता हूं कि लॉकडाउन से पहले आपने 2 मिनट में तो लॉकडाउन का निर्णय नहीं लिया होगा, कुछ सोचा होगा। क्या आपकी सोच में इनके सरोकार नहीं शामिल होने चाहिए थे? आप तो बहुत कुछ पानी सर से ऊपर गुजर गया, लेकिन आगे के लिए हमें ध्यान रखना होगा। मुल्क रिश्तों से बनते हैं और उन रिश्तों को हमने तार तार कर दिया। यही सवाल मैंने कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ से भी पूछा। मैंने उनसे पूछा कि आज जो ये इंसान सड़क पर है, इसका जिम्मेदार कौन है? अभिसार जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत ही प्रासंगिक सवाल मुझसे किया। देखिए, 1 दिन का जिस दिन जनता कर्फ्यू लगा था, उसकी सूचना 3 दिन पहले दी जाती है, और जब 21 दिन का संपूर्ण देश का लॉकडाउन होता है तो उसकी सूचना मात्र 3 घंटे 40 मिनट पूर्व दी जाती है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि एक जो व्यक्ति जो कि दिहाड़ी मजदूरी करता है, वो 3 घंटे 40 मिनट में सारी चीजों को व्यवस्थित कर लेगा?
आज जिस तरह के हालात हैं बॉर्डरों पर, भले ही वो दिल्ली बॉर्डर हो, यूपी बॉर्डर हो, बिहार बॉर्डर हो, झारखंड बॉर्डर हो, गुजरात बॉर्डर हो, मध्य प्रदेश बॉर्डर हो, लोग 800-800, 700-700 किलोमीटर पैदल चल के अपने घरों पे जाने को मजबूर हो चुके हैं। तो ये तो इस सरकार की एक पूर्व इतिहास है कि ये बिना सोचे समझे, बिना तैयारी के निर्णय लेती है। भले ही वो नोटबंदी का निर्णय हो, भले ही वो जीएसटी लागू करने के दिन का निर्णय हो, और अभी अचानक से 21 दिन का लॉकडाउन का जो निर्णय हो। और दूसरी बात अभिसार जी, कि आप विदेशों में जो लोग रहते हैं उनको हवाई जहाज से लेके आते हो भारत, उनकी चेकिंग हो जाती है, उनको क्वारंटाइन करा जाता है, और उनको उनके क्वारंटाइन करने के बाद अपने अपने घरों में भेज दिया जाता है। अरे जो दिहाड़ी मजदूर है, क्या वो बस के भी हकदार नहीं है? क्या वो ट्रेन के भी हकदार नहीं है? तो मुझे लगता है ये एक सरकार की असंवेदनशीलता का सूचक है। अब दूसरा सवाल, आप जानते हैं न्यूज चैनल्स में इस वक्त रामायण पर बहस हो रही है, तो मैं ये जानना चाहता हूं इस वक्त सरकार की क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? जनता को रामायण दिखाया जाए या क्या? सबसे पहले सुनिए मनोज झा क्या कह रहे हैं। सर जी, त्रासदी ये है कि जब बड़े बड़े ओहदेदार लोगों को सड़क पर मचा हुआ हाहाकार देखना था, एक जो डर और खौफ जिसकी वजह से लोग पैदल चल के जा रहे हैं, तो बहस हो रही है रामायण, बहस हो रही है महाभारत सीरियल पे। मैं ज्यादा नहीं जानता, सिर्फ इतना कहना जरूर चाहूंगा कि ये हमारे प्राथमिकताओं के बारे में टिप्पणी है। आने वाली पीढ़ी उस फ्रेंच रूलर की तरह हमें याद करेगी, हमारी सरकारों को याद करेगी। मैं समझता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम की जो अवधारणा लोगों के मन में है, कल्पना कीजिए अगर वो पृथ्वी पर आ जाए ना, इन ओहदेदार लोगों को सबसे पहले कहेंगे तुमने मुझे समझा ही नहीं, तुमने मुझे जाना ही नहीं, तुम्हारे अंदर बापू के राम की समझ नहीं है। अगर होती तो तुम दिल्ली और अलग राज्यों से सड़कों पर जा रहे लोगों की चिंता करते, उनके बारे में सोचते, उनको राहत पहुंचाने की कोशिश करते। मैं समझ रहा हूं कि मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी के मुल्क में हम तब्दील होते जा रहे हैं, और ये हमारे वक्त के बारे में, हमारे सरोकारों के बारे में बिल्कुल ही एक ऐसी टिप्पणी है जिसके साथ हम जी नहीं पाएंगे सामूहिकता में। न्यूज चैनल्स में रामायण पर बहस, सरकार आमंत्रित कर रही है कि आइए आप रामायण पर अपने संदेश दीजिए। यह प्राथमिकता क्या दर्शाता है? क्या जवाब दिया गौरव बल्लभ ने, सुनिए। अभिसार जी, जो आपने दूसरा प्रश्न पूछा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पिछले 3-4 दिन से भारत सरकार के मंत्री तरह तरह के चैलेंज दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर। एक मंत्री तो रस्सी कूदने का चैलेंज दे रहा है, एक मंत्री अंताक्षरी खेलने का चैलेंज दे रहे हैं, एक मंत्री आरामदायक सोफे पर बैठकर रामायण जी देखने का चैलेंज दे रहे हैं, एक मंत्री आलू की सब्जी कैसे बनाई जाए इसका चैलेंज दे रहे हैं, एक मंत्री चित्रकला करने का चैलेंज दे रहे हैं। भारत के आम नागरिक होने के नाते मैं भारत सरकार के सभी मंत्रियों और सभी बड़े नेताओं को एक आग्रह करता हूं कि एक ऐसी फोटो ट्वीट करके हमें भी दिखा दे जिसमें कि दिहाड़ी मजदूर बस में बैठकर अपने गांव या कस्बे पर जा रहा हो, जिसमें कि दिहाड़ी मजदूर रेल में बैठ के अपने गांव या कस्बे जा रहा हो। एक ऐसी फोटो हमें भी दिखा दो। जहां तक रामायण जी के प्रसारण का सवाल है, राम, भगवान श्री राम हम सबके आराध्य देव हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो चाहता हूं 365 दिन 2400 घंटे रामायण जी का प्रसारण किया जाए। पर जो लोग रामायण जी का प्रसारण कर रहे हैं, क्या कभी उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा है, जिसमें अयोध्या कांड के एक दोहे में साफ लिखा गया है कि राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल। अर्थात सच्चा राम भक्त वही है जो दूसरों के दुखों से दुखी होता हो, जो दूसरों के कष्टों को अपना कष्ट समझता हो, जो दयालु हो। हम रामायण जी देख रहे हैं और हमारे घर के सामने से अगर मजदूर, दिहाड़ी मजदूर पैदल अपने गांव जा रहा है तो वो सच्चा राम भक्ति नहीं है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो संदेश दिया था कि आप और हम घरों में बने रहें, 21 दिनों तक का लॉकडाउन की जो उन्होंने घोषणा की थी, जिसे उनके ही मंत्री जो हैं वो नजरअंदाज कर रहे थे, उनके मुख्यमंत्री ही नजरअंदाज कर रहे थे। मसलन शिवराज सिंह चौहान, जिस शाही अंदाज में इन्होंने शपथ ग्रहण किया, या योगी आदित्यनाथ,
नवरात्र के पहले दिन अयोध्या पहुंच गए पूरे लाव लश्कर के साथ, भीड़ के साथ। तो ये जो संदेश प्रधानमंत्री ने दिया था वो बहुत अहम था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने जो हॉस्पिटल टास्क फोर्स गठित की है उनमें सदस्य हैं गिरधर ज्ञानी, डॉक्टर गिरधर ज्ञानी। डॉक्टर गिरधर ज्ञानी क्या कह रहे हैं इस पर गौर कीजिए आपके स्क्रीन पर। डॉक्टर गिरधर ज्ञानी कह रहे हैं, कोरोना वायरस की महामारी आने वाले हफ्तों में कभी भी भारत में फूट सकती है ज्वालामुखी की तरह, और हम अब तक कोविड-19 अस्पताल नहीं बना पा रहे हैं, कोरोना के अस्पताल नहीं बना पा रहे हैं। हमारे पास प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ और अस्पताल नहीं है। सरकार अब भी पुरानी नीति अपना रही है जिसमें जब तक आपको खांसी, बुखार और सांस लेने में दिक्कत पेश नहीं आती तब तक आपका टेस्ट नहीं होता। यह सोच बदलनी होगी। यह बात किसी और ने नहीं बल्कि उस शख्स ने कही है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गठित हॉस्पिटल टास्क फोर्स का सदस्य है। वो खुद इस बात की चेतावनी दे रहा है कि आपको अंदाजा नहीं कि आगने वाले 10-12 दिन कितने खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि देश कोरोना वायरस के तीसरे चरण में प्रवेश कर रहा है। आप जानते हैं दोस्तों, 17वीं शताब्दी में, 17वीं 18वीं शताब्दी में फ्रांस की एक महारानी हुआ करती थी, मैरी एंटोनेट। उस वक्त फ्रांस में जबरदस्त भुखमरी थी और किसी ने महारानी से आके सवाल पूछा था, महारानी आपकी देश की जनता भूखों मर रही है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? उनके पास खाने को रोटी नहीं है, ब्रेड नहीं है। तो जानते महारानी ने क्या कहा? महारानी ने कहा, अगर उनके पास ब्रेड नहीं है तो कहिए केक खाएं, लेट देम ईट केक। बिल्कुल यही अंदाजे बयां भारतीय जनता पार्टी के इस सांसद का है। 2 बार यह सांसद रहा। ये क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर, बहुत ही शॉकिंग है उनका यह बयान। क्या कह रहे हैं देखिए, आखिर ये मजदूर दिल्ली क्यों छोड़ रहे हैं? पैसे के लिए, खाने के लिए नहीं। ये लोग गैर जिम्मेदार हैं। कोई पैसे नहीं है, कोई नौकरियां नहीं है उनके घरों में। वो सिर्फ जबरदस्ती की छुट्टी मना रहे हैं ताकि अपने परिवारों से मिल सकें और वहां अपना काम कर सकें। इन लोगों को मुद्दे की गंभीरता समझ नहीं आ रही है। यह बात किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व सांसद ने कही है। यह शख्स जो है वो आरएसएस का हिस्सा भी है। इसकी सोच उसी फ्रांस की महारानी की तरह है। और बात यहां नहीं रुकती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लाखों रिहायशी जो हैं वो दूसरे राज्यों से आते हैं। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री मुझसे लगातार कह रहे हैं कि उनकी मदद करें। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि दूसरे राज्यों से आए लोग दिल्ली वाले हैं। हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम करेंगे। आप जानते हैं, मुख्यमंत्री के इस संदेश के जवाब में भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के मुखिया, यह शख्स अमित मालवीय, जो कई बार अपने ट्विटर हैंडल पर अनाप शनाप गलत खबरों का प्रचार करता है, उसने क्या कहा? क्या दिल्ली प्रशासन यह तय नहीं कर सकता कि वही लोग घर से निकलें, सड़कों पर निकलें जिनके पास सही कारण हो? सिर्फ ट्वीट करने से और पत्रकारों से बात करने से कुछ नहीं होता। यानी कि यह शख्स यह कह रहा है कि जो गरीब आज की तारीख में सड़कों पर उतरा है उसके वाजिब कारण नहीं है। यहां शहर में उसको पैसा नहीं मिल रहा है, उसे यह नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूं। खाने को लाले हैं, पुलिस उसके ठेलों को तोड़ रही है। और यह शख्स क्या कह रहा है कि सिर्फ वही लोग घर से बाहर निकले जिनके पास वाजिब कारण है। यह अपने घर में बैठे बैठे लोगों के बारे में अभी से फैसला कर रहा है। जी हां, जब तक आप रामायण देखते रहें घर में बैठकर, इस सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। मगर जैसे ही आप सवाल करेंगे तो यही दिक्कत पेश आएगी। आप जानते हैं दोस्तों, एक वेबसाइट ने 7 मुख्यमंत्रियों की फहरिस्त निकाली है और यह कहा है कि इन मुख्यमंत्रियों ने जिम्मेदारी भरा काम किया है। इन 7 मुख्यमंत्रियों में एक भी बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं है। और आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको मैं मिसाल बता चुका हूं शिवराज सिंह चौहान की, योगी आदित्यनाथ की। और यह बताया गया है ये 7 मुख्यमंत्री, जिनमें उद्धव ठाकरे शामिल हैं,
केरला के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन शामिल हैं। इसके अलावा और भी कई मुख्यमंत्री इसमें शामिल हैं। भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, या हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। तमाम लोग इस फहरिस्त में हैं, मगर एक भी बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनकी प्राथमिकता रामायण देखना है। मैं आपको बता चुका हूं कि मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस कदम की तारीफ की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं गरीबों को 1,000 रुपए दूंगा, दिहाड़ी मजदूर और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को। मगर उसके बाद से जिस तरह की मिसाल पेश की जा रही है वो अपने आप में बहुत दुखद है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम इस वक्त की नजाकत को, इसकी गंभीरता को समझेंगे और सरकार की प्राथमिकताएं बदलेंगी। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त के लिए सरकार के पास प्लान है, क्योंकि अब तक केंद्र सरकार ने जो किया है वो बहुत ही नाकाफी रहा है। केंद्र सरकार ने प्रमाणित किया है कि उनके पास कोई प्लानिंग नहीं थी। इस वक्त जो काम हो रहा है वो देश भर के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उन्हें मेरा सलाम। मगर जहां तक उस बड़े प्लान की बात है, वो बड़ा प्लान मिसिंग है अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो। बेबाक में बस इतना ही मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। लाइव टीवी को न सिर्फ लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बल्कि उस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि जैसे ही मेरा शो आए सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। नमस्कार। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।